कहना चाहती हूँ कि हमने केवल समर्थन दिया फॉर द पॉलिसीज से जो राहत मिलेगी। अगर जो लोगों के दिल्ली के लोगों को राहत दे सकते हैं तो इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है। लेकिन और इसमें अपशब्द इस्तेमाल करना या उनके अपने ही कुछ नेताओं ने कुछ अपनी टिप्पणी करनी, उस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने हुकूमत साजी के मसले पर लोगों की राय जानने के लिए दिल्ली में अवामी मीटिंगें की थी। पार्टी का कहना है कि अवाम की अक्सरियत ने हुकूमत साजी की तायीद की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात से कबल आम आदमी पार्टी की सियासी उमूर कमेटी की कोशाम्बी में मीटिंग हुई, जिसमें अवामी रेफरेंडम पर गौर किया गया। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में 4 दिसंबर को असेंबली इंतखाबात मुनक़िद हुए थे। 8 दिसंबर को इंतखाबी नताइज मंजर आम पर आए, जिसमें किसी भी सियासी जमात को अक्सरियत हासिल नहीं हुई। बीजेपी 31 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जबकि आम आदमी पार्टी 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर आई। कांग्रेस की झोली में सिर्फ 8 सीटें आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद पेश की। ताहम बीजेपी ने ये जानने की कोशिश भी की कि किन शराइत की बुनियाद पर कांग्रेस की हिमायत मिली है। बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक ये बात भी अवाम के सामने आनी चाहिए। उसको हम शुभकामना देंगे और भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका करेगी। लेकिन अपेक्षा दिल्ली की जनता की ये भी है कि जो पार्टी पहले कह रही थी कि कांग्रेस का कभी समर्थन नहीं लेगी, उसने अचानक भूमिका बदल के कांग्रेस का समर्थन कैसे लिया, इसके पीछे क्या डील हुआ है। और एसएमएस के द्वारा जनता का मत लिया है, उसकी आड़ न लेते हुए आम आदमी पार्टी को साफ करना चाहिए कि किन शर्तों पर कांग्रेस का समर्थन लिया है और क्यों लिया है। आम आदमी पार्टी की लीडर शाजिया इल्मी का कहना है कि अक़लियतों और दलितों के लिए आम आदमी पार्टी एक मुतबादिल के तौर पर सामने आई है। ईटीवी से बात करते हुए शाजिया इल्मी ने कहा कि अक़लियतों और दलितों के लिए आम आदमी पार्टी के पास कई मंसूबे हैं। इन्होंने इस बात को मुस्तरद कर दिया कि आम आदमी पार्टी के लीडरों के पास सियासी तजुर्बा नहीं है। शंका जाहिर की जा रही है कि अनुभवहीन है सब लोग, और राजनीति का और सत्ता चलाने का कोई अनुभव नहीं है। क्या कहेंगे आप? देखिए, आप हमें सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने क्या ये सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूछा, सचिन पायलट से पूछा, अखिलेश यादव से पूछा, सुप्रिया सूले से पूछा? क्या आपने ये सवाल राहुल गांधी से पूछा? वो सिर्फ क्या एक परिवार में पैदा होने से ही सारा तजुर्बा मिल जाता है? आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा मुस्लिम और दलितों का वोट मिला है, और आम आदमी पार्टी उनकी अभी कोई बात नहीं कर रही है। क्या उनकी वोटदान के लिए? ऐसा नहीं है। बहुत सारी जगह आप देखेंगे जहाँ पे मुस्लिम बहुल के भी इलाके हैं, वहाँ नहीं वोट मिला है। शायद ये बात बार बार कही जा रही थी मुसलमानों के बीच में कि अरे आप दे देंगे आम आदमी पार्टी को तो बीजेपी जीत जाएगी, और इसलिए उन्होंने डर के मारे बहुत से लोगों ने फिर से कांग्रेस को दिया है। लेकिन हमें लगता है देश का दलित और मुसलमान को पहली बार एक विकल्प भी नजर आ रहा है। वो एक पूरा जो दास बने हुए थे ना कांग्रेस पार्टी के, उस गुलामी से निकल कर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सही मायने में आजादी है बहुत से लोगों के लिए, अलग अलग तरीके से। आम आदमी पार्टी के पास इन दोनों दलित और मुस्लिमों के उत्थान के लिए क्या योजनाएं हैं? जी, बहुत सारी योजनाएं सब लिखी हुई हैं, हमारे मैनिफेस्टो में भी हैं। उसे आप पढ़ लेंगे, सब डिटेल में होंगी। बहुत डिटेल्ड योजनाएं हैं। धन्यवाद। जेडीयू लीडर शिवानंद तिवारी ने दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद दी है। इनके मुताबिक तमाम सियासी पार्टियां आम आदमी पार्टी के हुकूमत चलाने के मॉडल को देखना चाहती हैं। ये अच्छी बात है, मेरी सारी शुभकामना है, और देश पूरा इंतजार कर रहा है कि आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल साहब ने दिल्ली की जनता के सामने जो वादा किया है उस वादे को कैसे पूरा करते हैं। ये सब लोग जो है इसको बहुत कीनली वॉच कर रहे हैं। उधर समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल के हुकूमत साजी के दावे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पहले बताया केजरीवाल पर नो कमेंट, कोई बात नहीं करना है। कांग्रेस की सपोर्ट लेकर वो सीएम बन रहे हैं। कुछ भी करने दो उनको, जो अच्छा करेंगे। एक नैतिकता की बात है, हम बात नहीं करना है।
नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अगले वजीर आला होंगे। आम आदमी पार्टी को हुकूमत साजी के लिए कांग्रेस ने हिमायत की है। इस पूरे अमल को दिल्ली और मुल्क के दीगर इलाके के लोग किस निगाह से देखते हैं और दिल्ली के बदलते सियासी मंजरनामे पर इनकी क्या राय है, सुनिए खुद इनकी जबानी। बुरा चलेगा, सरकार बहुत बुरा चलेगा, केजरीवाल की बहुत बुरा चलेगा। लेकिन कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना ठीक लगता है आपको? वो मजबूरी है, वो मजबूरी है जी, मजबूरी है। मैं तो चाहता था कि कोई इलेक्शन हो, पर मैं समर्थन नहीं चाहता था कि कांग्रेस का समर्थन ले, गठबंधन करे उनके साथ। पर केजरीवाल का है, ये केजरीवाल सर का जो है डिसीजन है, उसके लिए हम ठीक है, वो जो सोच रहे हैं उसके लिए। देखो, ऐसे लोग जो है डेस्परेट थे, उनको एक ऑप्शन चाहिए थी और केजरीवाल वो ऑप्शन उनके सामने है। आप उसको असेस करेंगे और देखेंगे क्या होता है। लगता है सरकार बनाना ठीक है जिस तरीके बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। सर, हम तो चाहते हैं कि सरकार केजरीवाल जी को बनानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से देश चल रहा है ना, तो इनको मौका देना चाहिए, क्योंकि ये ईमानदार आदमी। इस तरह से केजरीवाल जी ने जनता में विश्वास पैदा किया है, वो विश्वास को पूरा करेंगे और आने वाले समय में पहले दिल्ली में, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और तीसरा विकल्प जिसको लोग अभी तक सोचते थे, मैं तो तीसरा नहीं कहता हूं, मैं तो दूसरा विकल्प कहता हूं। और लोगों को उम्मीद में मैं पहला कहता हूं कि पहली उनसे उम्मीद है लोगों को। चाहे अगर बना लेते हैं तो एक दिल्ली वाले को नया ऑप्शन मिलता है, नया सब्सिट्यूट मिलता है। आई होप तो कि दे डू वेल, दे शुड गिव अ चांस। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़े दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने दिल्ली में अक़लियती तबके के नुमाइंदों से मुलाकात की। कांग्रेस का कहना है कि 2014 के आम इंतखाबात के मंशूर में अक़लियतों के मुतालबात को शामिल करने के लिए राहुल ने अक़लियती तबके के नुमाइंदों से मुलाकात की है। ज़राए का कहना है कि इस मीटिंग में मुजफ्फरनगर में हुए फसादात और अक़लियतों की सिक्योरिटी का मसला भी ज़ेर बहस आया। राहुल विजन को अमली जामा पहनाने और आम आदमी को कांग्रेस से जोड़ने के लिए पार्टी के बड़े लीडर आम आदमी के जहन को पढ़ने के लिए सर जोड़कर बैठे। इस मीटिंग में राहुल गांधी के साथ वज़ीर ख़ारजा सलमान खुर्शीद, अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर के रहमान खान और ऑस्कर फर्नांडीज मौजूद थे। राहुल गांधी ने अक़लियती तबक़ात के दानिशवरों, NGOs और समाजी कारकुनों से अक़लियती उमूर से जुड़े मसलों पर उनके ख़यालात जानने की कोशिश की। AICC के जनरल सेक्रेटरी मधुसूदन मिस्त्री ने कांग्रेस के इंतखाबी मंशूर के खाके पर रोशनी डाली। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हमारा आने वाला मैनिफेस्टो वैसा हो जिसमें लोगों के दिल की बात हो, लोगों की सोच हो, लोगों की समस्या हो, जिसको हम एड्रेस कर सकें। मीटिंग में इंसदाद फिरके वाराना फसाद बिल, यकसम मौके बिल के अलावा नौजवानों को कांग्रेस से जोड़ने और पार्टी के इंतखाबी मंशूर को जमीन पर उतारने के सिलसिले में भी गौर फ़ौज किया गया। सलमान खुर्शीद ने इस मीटिंग को कामयाब बताया और कहा कि पार्टी की पॉलिसियों पर अमल करने की कोशिश की जाएगी।
بہت اچھے سجھاؤ آئے اور ان پر اب وچار ہوگا. جو مینیفیسٹو کمیٹی ہے اس پر وستار سے وچار کرے گی اور اس کے بعد ان کا چयن ہوگا اور پھر مینیفیسٹو میں اس میں سے بہت ساری باتیں ڈالی جائیں گی. جو انہوں نے کل مظفر نگر میں جب جا کر ان کا جو انوبھو رہا اس کے سندربھ میں کہی تھی اور کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ان کو روتا ہوا ملا اور اس سے انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے بیٹا, تو کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, مجھے بھے ہے. تو اس کے سندربھ میں انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ مانتا ہوں کہ ہمیں اس دیش میں ایسی ویوستھا بنانی ہے کہ کسی کو ڈر نہ لگے اور کوئی بھیبھیت نہ ہو اور بھے میں کوئی اپنا جیون ویتیت نہ کرے. میٹنگ میں سچر کمیٹی کی سفارشات پر عمل آوری کا مدعا بھی زیر بحث آیا. 13 دسمبر کو پہلے دور کی میٹنگ ہوئی تھی. اس میٹنگ میں SC/ST اور OBC کے نمائندہ ارکان نے شرکت کی تھی. راہل کی ان میٹنگوں کو نئی پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. مرکزی وزیر جے رام رمیش کا کہنا ہے کہ کانگریس کا منشور فروری کے پہلے ہفتے میں تیار ہو جائے گا اور اس پر 1.5 ماہ تک عوامی مباحث ہوں گے. بیورو رپورٹ ETV نیوز. راہل گاندھی سے ملاقات کرنے والے مسلم لیڈروں کا کہنا ہے کہ راہل سے ملاقات کے دوران مسلم قیادت کے فقدان, انسداد فرقہ وارانہ فسادات بل بھی موضوع بحث بنا رہا. راہل گاندھی نے بھی مسلم قیادت کے فقدان سمیت شانتی اور کرانتی کی بات کی. پیش راہل گاندھی کے ساتھ میٹنگ میں شریک ہوئے لوگوں کی آرا. ایک راہل جی نے آ کر کے سب کو مائنورٹی کے لوگوں کو بلا کر کے ان کے دل کی بات پوچھی کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے کیا نہیں. سب سے بڑی بات کہ ہم مائنورٹی کی طرف سے جو بات آئی نکل کر کے کہ ہم ڈر کے دہشت میں جی رہے ہیں, ہم اس سے ڈر مکت ایک ہندوستان چاہتے ہیں. اور اس میں راہل جی نے مانا بھی, کیونکہ راہل جی نے کہا کہ میں بھی مظفر نگر کل گیا تھا, ایک چھوٹا سا بچہ بولتا ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے. وہ لوگ بولتے ہیں کہ کانگریس مکت ہندوستان چاہیے, لیکن یہاں آج ایک بات ابھر کر کے آئی کہ ہمیں سمپردائک مکت ہندوستان چاہیے. ہم یہ چاہیں گے کہ راہل جی آج چونکہ یہاں آئے تھے اور یہ چونکہ یہ کانگریس نے 2004 میں اس بل کو لایا, اس لیے جیسے بھی ہو اگر یہ بل اگر پاس نہیں ہوتا ہے تو ایک بار پھر جو ہے فرقہ پرستوں کا ایک بار پھر غلبہ جو ہے ہوگا. اور ہم لوگ ہر طرح سے ہماری خواہش ہے کہ یہ بل دونوں ایوان میں لوک سبھا اور راجیہ سبھا دونوں میں پاس ہو تاکہ مسلمانوں کو انصاف مل سکے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ بات ضرور دیکھنے میں ملی ہے کہ ان جو وعدے تھے اور وعدے کے مطابق جو سرکار نے, مرکزی سرکار نے جو فیصلے لیے اس کو لاگو کرنے میں نوکر شاہی, فیتا شاہی کی کہیں کوئی کمزوریاں رہی ہیں, جس کی نشاندہی بھی کی گئی ہے کہ جو بھی فیصلے آنے والے دنوں میں لیے جائیں یا جو وعدے کیے جائیں اس کے فیصلے ہوں اور ان فیصلوں کی عمل آوری کے لیے ایک مضبوط اور منظم میکانزم تیار کرنا چاہیے تاکہ زمینی سطح پہ وہ لاگو ہو سکے. دستور طے کرنا پہلے پارٹی کے کچھ لوگوں کا کام ہوتا تھا. راہل گاندھی نے اس وقت سارے NGOs اور ملی اداروں کے لوگوں کو بلایا ہے تاکہ ملت کے لیے جو منصور کانگریس کا ریلیٹڈ ٹو دا مائنورٹیز بنایا جائے اس میں عکاسی عوام کی ہو اور اس کمیونٹی کو ہو. لا انٹرن کے ساتھ جنسی ہراسانی کے الزامات کا سامنا کر رہے سپریم کورٹ کے سابق جسٹس AK گنگولی نے چیف جسٹس آف انڈیا P ستیہ شیوم کو خط لکھ کر اپنا موقف پیش کیا ہے. 8 صفحات پر مشتمل خط میں گنگولی نے وضاحت کی ہے کہ انہوں نے کسی خاتون کے ساتھ نازیبا سلوک نہیں کیا, نہ ہی کسی کو ہراساں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان پر غلط الزامات عائد کیے جا رہے ہیں. گنگولی کے مطابق میڈیا میں ان کے تعلق سے بے بنیاد خبریں آنے پر انہوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا. گنگولی نے سپریم کورٹ کے رویے پر بھی ناراضگی ظاہر کی. گنگولی نے خط کی ایک کاپی صدر جمہوریہ کو بھی روانہ کی ہے. بہار کے مختلف شہروں میں BJP کی تشہیری مہم چل رہی ہے. ویشالی میں ہوئی اکھل بھارتی پنچایت پریشد میں بہار کے سابق وزیر اور BJP لیڈر گریراج سنگھ نے بھی خطاب کیا. تاہم خطاب کے دوران ان کی زبان پھسل گئی اور اس دوران جو الفاظ ادا ہوئے وہ سب کو چونکانے والے تھے. گریراج سنگھ نے نتیش کمار کے قتل کی بات تک کہہ ڈالی اور یہ بھی بتا دیا کہ قتل کس کے ہاتھ ہوگا. کیا کہا BJP لیڈر نے, آپ خود سنیے. جب تک وہ پرسن نہیں ہوں گے تب تک ان کے یوجناؤں کی سویکرتی نہیں ملے. چاہے مانیہ سانسد ہو, مانیہ ودھائک ہو, مانیہ کام کیا اور ہم لوگ چاہتے ہیں اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا. کہ آپ مانیے یا نہ مانیے, نریندر مودی کو اگر 40 میں 40 سیٹ بہار میں نہیں دیے تو نتیش کمار کی خاتمہ نہیں ہوگی. اس کا پران اسی نابی میں ٹکا ہوا ہے. میں یہی کہہ کر کے اپنی بانی کو ورام دیتا ہوں کہ یہ جب مرے گا
वही नरेंद्र मोदी से इसकी हत्या होगी, दूसरा किसी से। कि ये जब मरेगा वही नरेंद्र मोदी से इसकी हत्या होगी, दूसरा किसी से नहीं। कि ये जब मरेगा वही नरेंद्र मोदी से इसकी हत्या होगी, दूसरा किसी से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की सिविल सोसाइटी और दीगर समाजी शख्सियात का कहना है कि मीडिया समाजी मसाइल को उठाने में एक अहम रोल अदा कर रहा है। इन बातों का इजहार इन्होंने श्रीनगर में CNS नामी एक न्यूज एजेंसी की तरफ से मीडिया का समाज में रोल के मौजू पर मुनक़िदा सालाना सेमिनार से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को सालाना अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इदारों को भी अवार्ड अता किए गए। कश्मीर के मारूफ सहाफी इजहार वानी को बादअज़बर अवार्ड से नवाजा गया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जुमरे में ETV उर्दू को बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अवार्ड से नवाजा गया। ETV की तरफ से चैनल जम्मू कश्मीर के चीफ ऑफ ब्यूरो मनोज कौल ने यह अवार्ड हासिल किया। सेमिनार में शरीक लोगों ने इस तरह के सेमिनार मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर दिया। जिस तरह से ETV बगैर खौफ के, बगैर मसलहत के लिए, मसलहत के दूर दराज और रिमोट इलाकों से वो आवाजें जो कोई उनकी सुनता नहीं है, आप सब उनको सुनाते हैं। इस लिहाज से आपको पहले मुबारक है। हमारी आज की इस फंक्शन का ताल्लुक जहां तक है, ये फंक्शनें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। बहुत सारी खुदकशियां हो रही है कश्मीर में, तो लेकिन इनको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है प्रॉपरली। क्यों हो रही है उस पर सोचा नहीं जा रहा है। तो इन चीजों की तरफ ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। और इसके साथ साथ जो हमारी तहजीब है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारी सकाफत है, इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए प्रिंट मीडिया भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी एक कलीदी रोल अदा कर सकता है, जो उनको करना चाहिए। उत्तर प्रदेश कौमी यकजहती काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद खान के इस्तीफे पर सियासी तनाज़ा शुरू हो गया है। रियासती वज़ीर मुमलिकत हाजी रियाज का कहना है कि आबिद खान की मुद्दत कार खत्म हो रही थी, इसलिए वो उंगली कटा के नाम शहीदों में लिखवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आबिद खान इस इल्जाम की सख्ती से तरदीद कर रहे हैं। पेश है लखनऊ से इरफान अली की ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वजीर मुमलिकत और समाजवादी पार्टी अक़लियती सभा के सदर हाजी रियाज अहमद ने रियासती कौमी यकजहती काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद खान के इस्तीफे को सियासी ड्रामा करार दिया है। इनके मुताबिक काउंसिल की मुद्दत कार 4 जनवरी को खत्म हो रही है, जबकि आबिद खान इसकी तरदीद करते हुए अपना तकर्रुरी नामा पेश कर रहे हैं। इनके मुताबिक इसमें मुद्दत कार की तारीख मौजूद ही नहीं है। 4 जनवरी तक का इनको कार्यकाल दिया गया था 1 वर्ष का, जो 4 जनवरी को स्वतः ही पूरा हो रहा है। इन्होंने सोचा रिन्यूअल होगा नहीं, इसलिए सरकार पे मनगढ़ंत बेहुदा बेमकसद गलत आरोप लगा करके अपने को उंगली कटा करके शहीद होने में दाखिल होना चाहते हैं। सरकार की ये विज्ञप्ति है, अगर इसमें कार्यकाल की सीमा अवधि खोली है तो उससे पहले ही मैं त्याग पत्र देता। मैं खुददार आदमी हूँ। इसमें कहीं भी जितने भी नियुक्ति पत्र, जितनी भी विज्ञप्तियां आती हैं, चाहे लोक सेवा आयोग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, या कोई भी परिषद संस्थान हो, उसमें कार्यकाल की अवधि खोली जाती है। इसमें कहीं कोई कार्यकाल की अवधि नहीं खोली गई है। ये लेटर दर्शाता है कि जब तक सरकार रहेगी इस पद पर वो व्यक्ति पदासीन रहेगा। सरकार अगर ये कह रही है कि हमारा कार्यकाल 4 जनवरी 2014 को पूरा हो रहा था, तो वो विज्ञप्ति में दिखा दे। आबिद खान दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन की सिफारिश पर लाल बत्ती मिलने से भी इनकार कर रहे हैं। इनके मुताबिक सुबहानी मियां ने तो सिर्फ हुकूमत को याद दहानी कराई थी, इन्हें सियासी डील के तहत वजीर का दर्जा दिया गया। जो ये कहता है कि किसी की सिफारिश पर मुझे बनाया गया, बेबुनियाद है। ये पत्र 16 अक्टूबर 2012 का है। आली जनाब मोहम्मद सुबहान रजा खान साहब सज्जादा नशीन दरगाह आला हजरत की जानिब से एक पत्र उनको याद दहानी के लिए दिया गया कि जो आपने वायदे किए हैं उन वायदों पर अमल कीजिए। अपोजिशन जमातें और मुस्लिम तंजीमें आबिद खान के इस्तीफे को अलामती ही सही सरकार के खिलाफ मुसलमानों की नाराजगी का इजहार बता रही हैं। अल्पसंख्यक के माइनॉरिटीज के लोग हैं, उन्होंने डिमांड किया था कि आप एक आयोग बना के इसकी जांच कराइए, और उन्होंने अभी तक उस पर काम नहीं किया, जिसकी वजह से इनके पहले तौकीर रजा साहब ने इस चीज को किया। अब आबिद साहब जो इनके राज्य मंत्री का दर्जा था, उन्होंने भी कल परसों अभी
انہوں نے ریزائن دیا ہے کہ ہمارا کوئی بھی ہماری بات نہیں سنی جاتی. اور تو میرا یہ ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ بھی ابھی دھیرے دھیرے دیکھ رہے ہیں کہ اس معاملے میں اس مدعے پہ ہماری حکومت غیر سنجیدہ ہے, اس لیے وہ بھی جو ہے ان کے یہاں سے ہٹ رہے ہیں یہ لوگ. عابد خان کے استعفے کی اصل منشا خواہ کچھ بھی ہو, لیکن ان کے استعفے نے سردی کے اس موسم میں ریاست کا سیاسی پارا گرم کر دیا ہے. ETV نیوز لکھنؤ. ہندوستان نے آج نیوکلیئر صلاحیت کے حامل اگنی 3 بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. فوج کے اسٹریٹجک فورس کمانڈ نے DRDO کے اشتراک سے اڈیشہ کے ویلر آئس لینڈ سے یہ تجربہ کیا. DRDO کے ترجمان روی کمار گپتا کے مطابق ملک میں ہی تیار کردہ زمین سے زمین پر وار کرنے والے اس میزائل کی رینج 3000 کلومیٹر ہے اور یہ تجربہ مکمل طور پر کامیاب رہا. اگنی 3 میزائل کا وزن تقریباً 50 ٹن ہے اور اس میں 1.5 ٹن اسلحہ رکھنے کی گنجائش ہے. سفارتکار دیویانی کھوبرا گڈے کو نیو یارک کی عدالت میں شخصی حاضری سے استثناء حاصل ہو گیا ہے. ہندوستان نے امید ظاہر کی ہے کہ دیویانی کا معاملہ جلد ہی حل ہو جائے گا. دیویانی معاملے میں ہند امریکہ کے درمیان جاری تنازع کی شدت کم ہوتی نظر آ رہی ہے. ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبرا گڈے کو شخصی طور پر عدالت میں حاضری سے استثناء حاصل ہو گیا ہے. دوسری جانب اقوام متحدہ دفتر میں دیویانی کے تبادلے کو بھی تسلیم کر لیا گیا ہے. نیو یارک میں 12 دسمبر کو گرفتاری اور ضمانت پر رہا ہونے کے بعد دیویانی کو مکمل طور پر سفارتی استثناء دلانے کے لیے ہندوستانی حکومت نے دیویانی کا تبادلہ اقوام متحدہ کے ہندوستانی مشن میں کر دیا تھا. اقوام متحدہ دفتر کے لیے دیویانی کے تبادلے کو تسلیم کیے جانے کے معاملے میں امریکی وزارت خارجہ میں کچھ کاغذی کارروائی ہونے کے امکانات ہیں. اس سلسلے میں ہندوستان امریکہ کو تمام ضروری کاغذات فراہم کر چکا ہے. عدالت میں دیویانی کو شخصی طور پر پیشی سے استثناء کا حاصل ہونا ہند امریکہ کے درمیان تنازع کے خاتمے کی جانب ایک اہم قدم ہے. Right now we handle the crisis. Right now we get back to normal. If we want to look at anything else, a larger question will be examined in due course. But let's get the crisis solved. دیویانی کی جامع تلاشی اور ان کے ساتھ ناروا سلوک پر ہندوستانی حکومت نے شدید رد عمل ظاہر کیا تھا. ہندوستان نے دیویانی پر عائد الزامات بلا شرط ہٹانے کا بھی امریکہ سے مطالبہ کیا ہے. 12 دسمبر کو نیو یارک میں ہندوستانی سفارتکار دیویانی جب اپنی دختر کو اسکول پہنچانے جا رہی تھیں اس دوران انہیں ویزا فراڈ کیس کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا. 2,50,000 امریکی ڈالر کا مچلکہ جمع کرنے کے بعد انہیں ضمانت پر رہا کیا گیا, لیکن امریکہ ان کے خلاف مقدمہ ہٹانے کے لیے اب بھی تیار نہیں ہے. دیویانی 1999 بیچ کی IFS افسر ہیں. اس بیچ ہندوستان میں واقع امریکی سفارت خانہ نے اپنے عہدیداروں کے یہاں ملازمت پر رکھے گئے ہندوستانیوں کے ویزا اور ان کے متعلق دیگر تفصیلات ہندوستانی حکومت کو پیش کرنے کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن میں توسیع کی خواہش کی ہے. ہندوستان میں تعینات امریکی سفارت خانہ کے حکام کو یہ جانکاری بھی فراہم کرنی ہے کہ امریکی سفارتکاروں کے گھروں میں کام کرنے والے ملازمین کو کتنی تنخواہیں دی جاتی ہیں. بیورو رپورٹ ETV نیوز. مصر میں مرسی حامی گروپ نے ترمیم شدہ آئین کی منظوری کے لیے جنوری میں ہونے والے ریفرینڈم کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے. مصر کے برطرف صدر محمد مرسی کے حامی اتحاد کے ایک لیڈر نے مجوزہ ریفرینڈم کو قانونی طور پر بے اثر بتایا. انہوں نے کہا کہ پرامن ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے غیر آئینی ریفرینڈم کے بائیکاٹ کے لیے مصری عوام کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے گی. مجوزہ ریفرینڈم عبوری حکومت کا پہلا امتحان ہے جس سے انہیں ملک کی اکثریت کی نمائندگی کا قانونی جواز پیش کرنا ہے. لدعم الشرعية بكل مكوناته يعلن بكل قوة قراره بمقاطعة هذا الاستفتاء الباطل الذي تجريه سلطة الانقلاب الفاشية الدموية ويدعو لحشد أبناء الشعب المصري لمقاطعته. هنتخذ كل الطرق السلمية في نشر الوعي بين الناس لمقاطعة هذا الاستفتاء الغير دستوري الذي جاء من سلطة اغتصبت الحكم, الذي جاء من سلطة قامت بانقلاب دموي أهدرت فيه دماء المصريين.
पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। मुशर्रफ की जानिब से गद्दारी के मुकदमे में दाखिल करदा 3 अलहदा दरख्वास्तों को अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। इसके अलावा मुशर्रफ के मुल्क से बाहर जाने पर भी पाबंदी बरकरार है। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के लिए खुसूसी अदालत की तश्कील पर एतराज जताते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अर्दाश्त दाखिल की थी। तमाम जस्टिस रियाज अहमद ने मुशर्रफ की इस अर्जी को मुस्तरद कर दिया। इसके अलावा जज ने मुशर्रफ के मुकदमे की समाअत के लिए 3 रुकनी जजों के पैनल की तश्कील और सरकारी वकील के जरिए इनके मुकदमे की पैरवी के खिलाफ भी अर्दाश्त को मुस्तरद कर दिया। वादे है कि खुसूसी अदालत ने परवेज मुशर्रफ को मुल्क से गद्दारी के इल्जामात का सामना करने के लिए मंगल को अदालत में हाजिर होने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान की तारीख में यह पहला मौका होगा कि किसी साबिक फौजी हुक्मरान को मुल्क से गद्दारी के मुकदमे का सामना है। अगर इस मुकदमे में मुशर्रफ कसूरवार करार दिए जाते हैं तो उन्हें उम्र कैद या सजाए मौत दी जा सकती है। कबलाजी सिंध हाई कोर्ट ने मुशर्रफ को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत की अर्जी को मुस्तरद कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने यह कहते हुए मुशर्रफ की अर्जी को मुस्तरद कर दिया कि यह मामला अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं है। अदालत ने मुशर्रफ के वकील को इस मामले को हुकूमत से रुजू करने की हिदायत दी। वादे है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ मुल्क से गद्दारी के मुकदमे के अलावा 3 अलहदा फौजदारी मुकदमा भी जेर दौरा है। इसीलिए पाकिस्तानी हुकूमत ने मुशर्रफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया है। फिलहाल मुशर्रफ को तीनों मुकदमात में जमानत मिल चुकी है और वो अपनी बीमार वालदा की इयादत के लिए दुबई जाने के ख्वाह हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। शायरी दुनिया की मादरी जबान है। इंसान कोई जबान समझे या न समझे, लेकिन शायरी की जबान दिल पर असर किया करती है। इसलिए गजल के माहौल में अब मैं आपको ला रहा हूं और यहीं के एक नौजवान और बहुत ही बासलाहियत शायर फरमान जहीर से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाएं और अपने एहसासात और अपने जज्बात को जो उन्होंने गजल के पैकर में सलीके से ढाला है उसे आवाम के सामने पेश करें। जनाब फरमान जहीर। वक्त के साथ लोगों बदल जाओ तुम, दौर नाजुक है अब तो संभल जाओ तुम। वक्त के साथ लोगों बदल जाओ तुम, दौर नाजुक है अब तो संभल जाओ तुम। जिसने लाकर पयाम इलाही दिया, जिसने लाकर पयाम इलाही दिया, उस बशर के तरीके पे चल जाओ तुम। दोस्तों, मेरी आवाज साथ नहीं देख रही, यहां से गजल का मतलब हाजिर करता हूं। न सोचा था कभी मैंने कि ऐसा सानहा होगा, न सोचा था कभी मैंने कि ऐसा सानहा होगा। जलाने वाला मेरा घर मेरे घर का दिया होगा, जलाने वाला मेरा घर मेरे घर का दिया होगा। और एक शेर,
صدر محترم پرویز حلیم کا صاحب کے حوالے سے آپ تک پہنچا رہا ہوں. جسے اخلاص کی دولت میرے رب نے عطا کی ہے، جسے اخلاص کی دولت میرے رب نے عطا کی ہے،